जय हिंद। स्वागत है आपका द जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या उसी को क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आपने अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा तो देखेंगे डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको यहाँ से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मिले होंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को ईमानदारी से देखेंगे तो यकीनन इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं फंसेंगे। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। उच्चतम न्यायालय या इसी को क्या कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय, जिसको क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट। ये जो सुप्रीम कोर्ट का प्राविधान है यानी जो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की बात की गई है, ये प्राविधान लिया कहाँ से गया है तो ये अमेरिका से लिया गया है, यानी यूएसए से। यूएसए यानी अमेरिका से ये प्राविधान लिया गया है। कहा गया है कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होगी, भारतीय संविधान में इसका प्राविधान किया गया है। और आप अनुच्छेद पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, यानी एक सर्वोच्च न्यायालय होगा या एक उच्चतम न्यायालय होगा। देखिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कन्फ्यूजन होता है थोड़ा सा वर्ड में, हिंदी के वर्ड में, तो ध्यान देंगे। उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट। इसी सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय यानी सबसे बड़ा न्यायालय भी कहते हैं। ठीक, तो इसकी बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 124 में की गई है। अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा यानी उच्चतम न्यायालय होगा या सुप्रीम कोर्ट होगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 124 में कहा गया है। और देखेंगे जब भारतीय संविधान लागू किया गया, आपको पता है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान का संपूर्ण प्राविधान लागू कर दिया जाता है और अगले ही माह 28 फरवरी 1950 को, कब? 28 फरवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है, यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन कर दिया जाता है। कब? 28 फरवरी 1950 को। ये डेट याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया, तो 28 फरवरी 1950 को। 28 फरवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। और सुप्रीम कोर्ट की बात किस अनुच्छेद में की गई है? एक सुप्रीम कोर्ट होगा, अनुच्छेद 124 में की गई है। अब देखते हैं इसकी योग्यता के बारे में। यहाँ से भी खूब प्रश्न पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए योग्यता किसी की भी पूछे, किसी भी पदाधिकारी की, तो 2-3 चीज़ें तो उसमें हमेशा कॉमन रहती हैं कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया ना होना चाहिए, इस टाइप की चीज़ें। क्या? भारत का नागरिक, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये सभी संवैधानिक पदों के लिए ये कॉमन चीज़ें हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है इस टॉपिक में योग्यता से संबंधित? बस 3 चीज़ें। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होने के लिए कम से कम 5 वर्षों तक हाई कोर्ट में यानी उच्च न्यायालय में जज के पद पे रहा हो, यानी जस्टिस रहा हो। कितने वर्ष तक? कम से कम 5 वर्षों तक। या 10 वर्षों तक वकालत किया हो, यानी वकील रहे हों, रजिस्टर्ड। ये नहीं कि LLB करके टहल रहे हैं, तो रजिस्टर्ड होना चाहिए। 10 वर्षों तक कम से कम वकालत किए हों या भारत सरकार की नज़र में विधि विशेषज्ञ हों। विधि विशेषज्ञ ये नहीं कि आप अपने आप में विधि विशेषज्ञ हैं, भारत सरकार को ये पता होना चाहिए कि आप विधि विशेषज्ञ हैं। अगर आप विधि विशेषज्ञ हैं तो भारत का राष्ट्रपति आपको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। देखिए ये 2 चीज़ें तो कॉमन हैं, ये हर जगह आपको मिल जाएंगी कि भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया या कोढ़ी इस टाइप का कुछ ना हो। तो आपको ध्यान क्या रखना है? इन तीनों योग्यताओं में, यानी 5 वर्ष तक कम से कम हाई कोर्ट में जज रहे हों या 10 वर्ष तक वकालत किए हों या विधि विशेषज्ञ हों, भारत सरकार की नज़र में विधि विशेषज्ञ हों। इन तीनों योग्यताओं में कोई भी एक कम से कम होना चाहिए। ठीक, यानी भारत का नागरिक, पागल दिवालिया ना हो और इन तीनों में से एक कोई भी योग्यता अगर हो तो भारत का राष्ट्रपति उसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश यानी उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ठीक, ये तो हो गई योग्यता। योग्यता में आपको यही 3 चीज़ विशेष रूप से ध्यान देना है। कभी कभी ऑप्शन देता है 4 कि निम्न में से कौन सी भारत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता नहीं है। तो 3 तो ये
होंगी या इसमें से कोई भी दे देगा, एक अलग कोई दे देगा, ठीक है। तो इसको ध्यान देंगे विशेष रूप से इन तीनों चीज़ों को। 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज, 10 वर्षों तक वकालत और भारत सरकार की नज़र में विधि विशेषज्ञ हों। और अगला टॉपिक देखेंगे कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति हमेशा कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा। प्रेसिडेंट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और इसके अगर कार्यकाल की बात करें तो न्यूनतम कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है। जैसे आप लोकसभा पढ़ते हैं या राष्ट्रपति का पद पढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ऐसे पढ़ते हैं, तो सबका कार्यकाल निर्धारित किया गया है कि कौन 5 वर्ष के लिए है, कौन 6 वर्ष के लिए है। लेकिन इसमें देखेंगे जो कार्यकाल है ये नहीं निर्धारित किया गया है कि न्यूनतम कार्यकाल कितना होगा, 5 साल ये पद पे रहेंगे, 6 साल, ऐसा नहीं है। इसमें ये बताया गया है कि ये कितने वर्ष की उम्र तक रह सकते हैं, उस पद पे बने रह सकते हैं, यानी पदावधि इनकी कितनी है। तो जो भी चाहे मुख्य न्यायाधीश हों या न्यायाधीश हों सुप्रीम कोर्ट के, यानी सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के, वो 65 वर्ष की उम्र तक, 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पे बने रह सकते हैं। लेकिन अगर ये बीच में अपना पद छोड़ना चाहें, यानी त्यागना चाहें, पद त्याग करना चाहें, तो ये किसको अपना त्यागपत्र देंगे, तो देखेंगे ये त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति ही इनको नियुक्त करता है, राष्ट्रपति को ही ये त्यागपत्र देते हैं। और देखेंगे अगर इनको बीच में ही कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये संविधान का अतिक्रमण करने लगें, सही से डिसीजन ना दें, निष्पक्ष रूप से डिसीजन ना दें, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को हटाने का भी, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको पद से हटाने का भी प्राविधान किया गया है, जिसको क्या कहेंगे, पदच्युत करना, यानी पद से हटाना। तो देखेंगे जैसे भारत के राष्ट्रपति को हटाने का प्राविधान है, महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, उसी प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट के यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। महाभियोग पूर्ण रूपेण नहीं कह सकते, महाभियोग जैसी प्रक्रिया, लेकिन आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है महाभियोग जैसी प्रक्रिया। अगर महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं है तो महाभियोग पे आप टिक करेंगे, वो एकदम सही माना जाएगा, ठीक है। तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया इसलिए कहेंगे क्योंकि जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो स्पेशली किसके लिए है, राष्ट्रपति के लिए है। बाकी हर जगह आपको महाभियोग जैसी प्रक्रिया मिलेगी, ठीक है। तो इनको पद से हटाने की प्रक्रिया जो है वो कैसे है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया या महाभियोग की प्रक्रिया के तहत इनको पद से हटाया जाता है। और ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, ये हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। शपथ कौन दिलाता है, भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। अब इनके वेतन के बारे में देख लेते हैं। वेतन के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि 2018 में जो पदाधिकारी थे उनका वेतन बढ़ा है, ठीक है। तो वर्तमान समय में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, देखिए जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश तो कई होते हैं लेकिन उसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होता है। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन 2.80 यानी 2,80,000 रुपये प्रति माह है वेतन। ये 2018 में बढ़ाया गया हुआ वेतन है, इसके पहले 1.5 लाख था, ठीक। तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन कितना है, 2,80,000 रुपये यानी 2.8 लाख रुपए प्रति माह। लेकिन जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको 2.5 लाख रुपए प्रति माह उनका वेतन होता है। ये उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वेतन किस अनुसूची के तहत दिया जाता है, तो वेतन अनुसूची 2 के तहत दिया जाता है। किसी भी पदाधिकारी के वेतन की बात करें तो हमेशा अनुसूची 2 बताएंगे, अनुसूची 2 के तहत वेतन दिया जाता है। और वेतन ये दिया कहाँ से जाता है, तो भारत की संचित निधि से। आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, तो उनको भारत सरकार ही वेतन देगी, ठीक है। वेतन कहाँ से दिया जाता है, भारत सरकार की संचित निधि से, अनुसूची 2 के तहत दिया जाता है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये और अन्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपये प्रति माह होता है। और देखेंगे जो वर्तमान में न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो वर्तमान में न्यायाधीश हैं वो जस्टिस बोबड़े हैं। क्या नाम है, जस्टिस बोबड़े, ठीक। जस्टिस बोबड़े वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। और वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 न्यायाधीश हैं।
कितने 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। इसको भी ध्यान रखेंगे। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं? 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ये जो मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इन्हीं को CJI, ध्यान रखिएगा ये चीज़, बहुत बार ऐसा होता है कि मुख्य न्यायाधीश ना लिख के लिखता है CJI। ठीक, ये जो CJI होते हैं, इसका पूरा नाम होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश को क्या कहेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी CJI। तो बहुत बार प्रश्न में ऐसा पूछा जाता है कि CJI, प्रथम CJI कौन हुआ, यानी प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए केवल CJI प्रयोग होगा, चूंकि भारत का ये मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये भारत का है, और जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राज्य के होते हैं। ठीक है, इसलिए CJI किसके लिए? केवल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए प्रयोग होगा। ठीक, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी प्रथम CJI भारत के कौन हुए? तो देखेंगे हीरालाल जे कनिया। हीरालाल जे कनिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हुए, यानी सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के पहले CJI हीरालाल जे कनिया को बनाया गया था। और देखेंगे प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन है, प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम महिला, इस टाइप से पूछा जाता है। तो प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश JK बालकृष्णन। क्या नाम है? JK बालकृष्णन। JK बालकृष्णन प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश भारत के हुए थे। और प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश यानी प्रथम मुस्लिम CJI कौन हुए? M हिदायतुल्लाह। ये जो M हिदायतुल्लाह थे, प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश M हिदायतुल्लाह, ये भारत के ऐसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कौन से ऐसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो M हिदायतुल्लाह, M हिदायतुल्लाह, इसको आप ये नाम नहीं भूलेंगे, M हिदायतुल्लाह, इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले CJI कौन हुए? M हिदायतुल्लाह। और देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश यानी पहली महिला CJI भारत की कौन हुई? तो फातिमा बीवी। ठीक, भारत की पहली महिला न्यायाधीश, न्यायाधीश का मतलब सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है, यानी CJI की बात कर रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन हुई भारत की? तो फातिमा बीवी हुई। और देखेंगे सबसे लंबे समय तक यानी सबसे ज़्यादा समय तक कौन न्यायाधीश रहा है? तो कौन रहा है? YV चंद्रचूड़। इनका नाम आप पहले से जानते होंगे, YV चंद्रचूड़, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। YV चंद्रचूड़ सबसे ज़्यादा समय तक न्यायाधीश रहने वाले, भारत के न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति थे। सबसे लंबे समय तक CJI रहने वाले व्यक्ति कौन थे, न्यायाधीश कौन थे? YV चंद्रचूड़। जबकि KN सिंह ये सबसे कम समय तक CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने वाले हैं। सबसे कम समय तक भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? KN सिंह। KN सिंह सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पे रहे हैं और सबसे ज़्यादा समय तक YV चंद्रचूड़। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से आप देखेंगे, फिर से इसको कहीं ना कहीं नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और एक केस है, एक मुकदमा है जिसके बारे में प्रश्न कई बार पूछा जाता है, मेडिसन बनाम मारबरी का, मेडिसन वर्सेज मारबरी का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मेडिसन वर्सेज मारबरी यानी मेडिसन बनाम मारबरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यदि संसद ऐसा कोई विधि बनाता है, ऐसा कोई नियम या कानून बनाता है जिससे संविधान का उल्लंघन होता है, जिससे संविधान के प्राविधानों का अतिक्रमण होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस प्राविधान को समाप्त कर सकती है। तो ये मारबरी
वाला मामला यानी जो ये मेडिसन बनाम मारबरी मामला है, इसमें क्या आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि संसद यदि कोई ऐसा नियम या कानून, ऐसी कोई विधि बनाता है जिससे भारतीय संविधान का अतिक्रमण होता है, उल्लंघन होता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उसको रद्द कर सकता है, समाप्त कर सकता है। ये किस मामले में? मेडिसन बनाम मारबरी के मामले में कहा गया था। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्या क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या क्या काम करता है। तो आप देखेंगे मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट 3 काम करता है, जिसमें है प्रारंभिक कार्य, अपीली कार्य और परामर्शदात्री कार्य। 3 प्रकार के कार्य मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट करता है, जिसमें प्रारंभिक कार्य, अपीली कार्य और परामर्शदात्री कार्य। आरंभिक कार्य का प्राविधान किस अनुच्छेद में है? सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक कार्य का प्राविधान अनुच्छेद 131 में, अनुच्छेद 132 में अपीली कार्य का प्राविधान और अनुच्छेद 143 में परामर्शदात्री कार्य का प्राविधान किया गया है सुप्रीम कोर्ट के। मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट कितने कार्य करता है? 3 कार्य करता है, जिसमें आरंभिक कार्य, अपीली कार्य और परामर्शदात्री कार्य। तो इन तीनों को पहले देख लेंगे कि 3 ही कार्य करता है, कौन कौन से कार्य करता है, इसको भी ध्यान देंगे। ठीक, और जो जो आर्टिकल, जो जो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ आपको वही बताएंगे। आपको बहुत ज़्यादा आर्टिकल ज़बरदस्ती नहीं पढ़ने हैं, बाकी आर्टिकल तो बहुत सारे हैं, सब नहीं पढ़ने हैं। जो आपको के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो सारे आर्टिकल हम आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, हर चीज़ के लिए आर्टिकल हैं, लेकिन सारे आर्टिकल आपको नहीं पढ़ने हैं। तो अनुच्छेद 131 में आरंभिक कार्य की बात की गई है। आरंभिक कार्य में देखेंगे कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो विवाद होगा, केंद्र सरकार, आपको पता है भारत में केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है। केंद्र में संसद है, राज्य में विधानमंडल है। केंद्र में राष्ट्रपति है, राज्य में राज्यपाल है। इसी प्रकार से शक्तियों का स्पष्ट रूप से बंटवारा किया गया है भारत में केंद्र और राज्य के बीच। तो जो केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई विवाद होता है, कोई मतभेद होता है, तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा, ना कि हाई कोर्ट। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद होता है, उसकी सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। उसका केस कहाँ चलेगा? सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। इन बातों से ही प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से। ठीक है, तो इनकी बातों को ध्यान रखेंगे कि केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद का निर्णय कहाँ पे होगा? सुप्रीम कोर्ट में होगा। अगर 2 राज्यों के बीच कोई विवाद होता है, जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच हो जाए, तेलंगाना और हैदराबाद के बीच हो जाए, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बीच, यानी किसी भी 2 राज्य या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो जाए, तो उसका निपटारा कहाँ पे होगा? सुप्रीम कोर्ट में होगा। किसी हाई कोर्ट में उसका नहीं चलेगा केस। 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद का निर्णय कहाँ पे होगा? ये सुप्रीम कोर्ट में होगा, और ये सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक कार्य के अंतर्गत आएगा। और संविधान की रक्षा करने का अधिकार किसे है? संविधान की रक्षा कौन करता है, प्रतिरक्षा कौन करता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट करता है। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, यहाँ से खूब प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान की रक्षा कौन करता है। बहुत बार पूछा जाता है कि नागरिक करते हैं, संसद करता है, विधानमंडल करता है, राज्यसभा, तो कुछ भी। तो आप क्या कहेंगे? न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा प्रतिरक्षा करता है। और संविधान की व्याख्या कौन करता है? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। संविधान की व्याख्या कौन करेगा? तो संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है, यानी न्यायालय करता है, संविधान की व्याख्या करेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि संविधान की व्याख्या करने के बाद उस व्याख्या पे भी विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो अगर कभी संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करे और उस पे भी विवाद उत्पन्न हो जाए, तो उस विवाद की सुनवाई, उस विवाद का निपटारा, उस विवाद पे निर्णय कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट ही उस विवाद का निपटारा करेगा, उस विवाद की सुनवाई करेगा, उस पे निर्णय देगा। ठीक है, संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करेगा। व्याख्या पे जो विवाद होगा, उस विवाद की भी सुनवाई, उस विवाद पे भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही देगा। संविधान की रक्षा करने की भी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के पास है, और मौलिक अधिकार की भी रक्षा करता है। देखिए, संविधान की रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी? सुप्रीम कोर्ट की। मौलिक अधिकार की भी रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है?
सुप्रीम कोर्ट की है। और ये मौलिक अधिकार की रक्षा करता कैसे है? जब भी किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो अनुच्छेद 32(2) अनुच्छेद 32(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। आपने अगर मौलिक अधिकार से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप ज़रूर उसको जाके देख लें। उसमें डिटेल से सारी चीज़ें बताई गई हैं कि अनुच्छेद 32(2) के तहत कौन कौन सी 5 प्रकार की रिट जारी करता है और किन परिस्थितियों में कब वो रिट जारी की जाएगी। तो आप देखेंगे मौलिक अधिकार का जब कभी भी उल्लंघन होगा तो उसकी रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32(2) के तहत रिट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ये भी पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है, तो 5 प्रकार की रिट जारी करता है अनुच्छेद 32(2) के तहत। और देखेंगे हाई कोर्ट 226 अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट जब पढ़ेंगे तो हाई कोर्ट में देखेंगे कि 226 के तहत हाई कोर्ट भी 5 प्रकार की रिट जारी करता है और अनुच्छेद 32(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट भी 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और ये रिट जो 5 प्रकार की जारी की जाती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए, यानी मौलिक अधिकार का जब भी उल्लंघन किया जाएगा तो ये 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं अलग अलग परिस्थितियों में। और आप देखेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद होता है, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद है तो वो हाई कोर्ट में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में उसका निर्णय होगा, उसकी सुनवाई की जाएगी। और इसी प्रकार देखेंगे अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होता है, उसके निर्वाचन में कोई विवाद होता है, तो इसकी सुनवाई कहाँ पे होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी। इन सभी तथ्यों को ध्यान से देखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगला है अपीली कार्य। अपीली कार्य का प्राविधान किस में किया गया? अनुच्छेद 132 में किया गया है अपीली कार्य का प्राविधान। और अपीली कार्य का मतलब ये हुआ जब कोई अधीनस्थ न्यायालय कोई निर्णय सुनाता है और उस निर्णय को चुनौती अगर देनी हो तो वो कहाँ पे दी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो अधीनस्थ न्यायालय हैं यानी हाई कोर्ट अगर कोई निर्णय देता है और उस निर्णय से आप संतुष्ट नहीं हैं, उस निर्णय को चुनौती देना चाह रहे हैं, पुनः आप उससे बड़ी अदालत में जाना चाहते हैं, उससे बड़े न्यायालय में जाना चाहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? अपीली कार्य। यानी अपील आप कर रहे हैं उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध, यानी न्यायालय के दिए गए निर्णय के विरुद्ध आप अगर केस करते हैं तो क्या होगा? वो अपील होगा। यानी ये अपील किस मुद्दे पे हो सकता है? दीवानी का मामला हो सकता है, फौजदारी और राजस्व, इनमें से कोई भी मामला होगा तो वो क्या होगा? दीवानी, फौजदारी और राजस्व से संबंधित मामलों पे अगर हाई कोर्ट निर्णय देता है और आप हाई कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, यानी उसके द्वारा दिए गए निर्णय को आप चुनौती दे रहे हैं, उस यानी अपील कर रहे हैं। कहाँ पे अपील करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। इसीलिए कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट एक अपीली न्यायालय है, यानी किसी भी न्यायालय के विरुद्ध, किसी भी न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध आप अपील करते हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक अपीली न्यायालय है। और सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा अपीली न्यायालय कौन है भारत का? तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा अपीली न्यायालय है भारत का। और अपीली कार्य किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है? अनुच्छेद 132 के तहत करता है। और देखेंगे अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 136 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 136 में। देखिए जो अनुच्छेद, जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट होंगे वो हम आपको बताते हुए चलेंगे। आप फालतू वाले आर्टिकल के चक्कर में मत पड़िएगा कि हम सारे आर्टिकल रटेंगे। वही आर्टिकल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, जो पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं, वही हम आपको देंगे। ठीक है, अगला कार्य देखेंगे परामर्शदात्री कार्य। परामर्शदात्री कार्य का प्राविधान किस में किया गया? अनुच्छेद 143 में। ठीक है, तो परामर्शदात्री कार्य देखेंगे, आप राष्ट्रपति पढ़े होंगे तो उसमें भी ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया हुआ है, अनुच्छेद 143। परामर्शदात्री का मतलब ये हुआ भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसको
अनुच्छेद 143 के तहत ये अधिकार दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, अनुच्छेद 143 के तहत। और जो अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से भारत का राष्ट्रपति परामर्श मांगता है, उस परामर्श को देने के लिए कम से कम 5 जजों की बेंच बनाई जाती है, 5 जज उसमें होते हैं। तो 5 जज मिलके कम से कम परामर्श देते हैं। और ये जो अनुच्छेद 143 के तहत परामर्शदात्री संस्था है सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ी परामर्शदात्री संस्था है भारत की। ये सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को यानी राष्ट्रपति को परामर्श दे सकती है, परामर्श देने से मना भी कर सकती है। और भारत का राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए परामर्श को मान भी सकता है और मानने से मना भी कर सकता है। क्या कहेंगे? ये परामर्शदात्री संस्था है। यानी भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगता है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? एक परामर्शदात्री संस्था है। और सुप्रीम कोर्ट मांगे गए परामर्श को दे सकता है, राष्ट्रपति को देने से मना भी कर सकता है। और जो परामर्श सुप्रीम कोर्ट देगा वो परामर्श मानने के लिए भारत का राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, वो परामर्श मान भी सकता है, मानने से मना भी कर सकता है। ये प्राविधान किस में किया गया है? अनुच्छेद 143 में। तो आप देख रहे हैं प्रारंभिक जो कार्य है सुप्रीम कोर्ट का वो काफ़ी बड़ा है, जबकि जो अपीली कार्य है ये भी इसी से मिलता जुलता है, यानी सुनवाई करते हैं, लेकिन ये चरणबद्ध तरीके से, यानी जब निचली अदालत में यानी हाई कोर्ट में सुनवाई हो चुकी रहती है, उसके बाद जब चुनौती दी जाती है हाई कोर्ट के निर्णय को, तब क्या कहेंगे? वो अपीली कार्य कर रहा है। और जब भारत के राष्ट्रपति को कोई परामर्श देना होता है तो क्या कहते हैं? उस समय सुप्रीम कोर्ट परामर्शदात्री कार्य कर रहा है। तो 3 प्रकार के सुप्रीम कोर्ट के कार्य हो गए। अब देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें जहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। तो आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे बड़ा अभिलेखी न्यायालय है। अभिलेखी न्यायालय का मतलब होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अभिलेखी न्यायालय को क्या कहेंगे? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहेंगे। भारत का सबसे बड़ा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, यानी भारत का सबसे बड़ा अभिलेखी न्यायालय है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 129 में। अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे बड़ा अभिलेखी न्यायालय है। अभिलेखी न्यायालय यानी आप कभी गए होंगे किसी वकील के चैम्बर में, किसी एडवोकेट के चैम्बर में अगर आप जाएं तो देखेंगे वहाँ मोटी मोटी बहुत सारी विधि से संबंधित किताबें, नियम या कानून से संबंधित किताबें रखी रहती हैं। वो वास्तव में संविधान नहीं, बल्कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया जाता है उन्हीं सारे निर्णय का संकलन होता है, जिसको कहेंगे अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? यानी सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देता है उसको लिपिबद्ध कर दिया जाता है, उसको अभिलेख के रूप में सुरक्षित कर लिया जाता है। और उसी सुरक्षित किए गए निर्णय के आधार पे अधीनस्थ न्यायालय उसके निर्णय का अनुसरण करते हैं। अगर उस टाइप का कोई मामला आता है अधीनस्थ न्यायालय में, तो जो सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दिया गया है उस निर्णय का अनुसरण करते हुए, यानी उस निर्णय के आधार पे वो फैसला देंगे, वो अपना निर्णय देंगे, यानी हाई कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी अभिलेखी न्यायालय। यानी सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा वो अभिलेख के रूप में यानी लिपिबद्ध कर दिया जाता है, उसी को क्या कहेंगे? अभिलेखी न्यायालय। यानी जो निर्णय होता है सुप्रीम कोर्ट में, जो भी निर्णय आता है वो एक प्रकार से कानून बन जाता है, नियम होता है, जिसका अनुसरण अधीनस्थ न्यायालय करते हैं, इसीलिए उसको क्या कहेंगे? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी अभिलेखी न्यायालय कहेंगे। और अभिलेखी न्यायालय भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा अभिलेखी न्यायालय है। हाई कोर्ट भी अभिलेखी न्यायालय है, ऐसी बात नहीं है कि हाई कोर्ट नहीं है, एक ही नहीं है। हाई कोर्ट भी अभिलेखी न्यायालय है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा अभिलेखी न्यायालय है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 129 में कहा गया। और देखेंगे सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे स्थापित है? दिल्ली में है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, अगर सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय दिल्ली में ना, यानी जहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया है दिल्ली में, अगर दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय ना देना चाहे तो वो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेके किसी अन्य शहर में, भारत के किसी अन्य शहर से भी निर्णय दे सकता है। ये
अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि वो राष्ट्रपति के परामर्श पे, यानी राष्ट्रपति से पहले अनुमति ले लेगा, राष्ट्रपति के परामर्श के बाद ही वो अन्य शहर में निर्णय दे सकता है। आप देखेंगे एक बार श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ऐसी ही घटना हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने श्रीनगर में निर्णय दिया था, और हैदराबाद में भी एक बार सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट स्थापित कहाँ पे है? दिल्ली में है, लेकिन निर्णय कहाँ पे? श्रीनगर और हैदराबाद में दिया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अलावा कहीं और निर्णय दे सकता है? तो हाँ, वो दे सकता है, और 2 बार ऐसा हो भी चुका है। श्रीनगर और हैदराबाद में अभी तक निर्णय दिया जा चुका है। और देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जाती है अनुच्छेद 127 के तहत। ये वाला आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान देंगे। अनुच्छेद 127 के तहत सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तदर्थ न्यायाधीश, ये तदर्थ क्या है इसको देखते हैं। तदर्थ का मतलब होता है ऐसे न्यायाधीश जो अस्थाई नहीं हैं, अर्थात अस्थाई हैं, उनको क्या कहेंगे? तदर्थ न्यायाधीश। और तदर्थ न्यायाधीश यानी ये जो अस्थाई न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, ये विशेष कार्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, या किसी विशेष मुद्दे पे सुनवाई करनी रहती है जिसमें किसी विधि विशेषज्ञ की ज़रूरत होती है, या जो रिटायर्ड हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उनकी ज़रूरत होती है, तो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उनको नियुक्त कर लिया जाता है। और उस विशेष कार्य को समाप्त करने के बाद वो पुनः पद त्याग देते हैं, यानी वो अस्थाई नहीं होते। जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं इनको क्या कहेंगे? अस्थाई न्यायाधीश को क्या कहेंगे? तदर्थ न्यायाधीश। और ध्यान रखेंगे जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं ये किसी विशेष कार्य के उद्देश्य से नियुक्त किए जाते हैं। और भारत में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 127 में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 127 के तहत तो की जाती है, लेकिन हाई कोर्ट में कभी भी तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जाती। हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किए जाने का कोई प्राविधान नहीं है। फिर से ध्यान देंगे, हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जाती, जबकि सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 के तहत की जाती है। और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसी भी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है, यानी अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या उनको पद से हटा दिया जाए, महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए, या किसी भी और कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 126 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में का मतलब वो वास्तव में राष्ट्रपति नहीं, वो राष्ट्रपति का कार्य करेगा। वो अस्थायी तौर पे जब तक राष्ट्रपति का पद फुलफिल नहीं हो जाता, जब तक भर नहीं जाता, तब तक वो राष्ट्रपति की जगह कार्य करता है। तो उसको क्या कहेंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति का काम करने वाला। ठीक है, ये किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 126 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद खाली होने पे, रिक्त होने पे अनुच्छेद 126 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। और देखेंगे न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। अनुच्छेद 137 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन का प्राविधान किया गया है। यहाँ से प्रश्न खूब पूछा गया है, ये आपने अगर पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, तो वहाँ पे भी हमने ये चीज़ डिस्कस करी हुई है कि अनुच्छेद 127 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन का प्राविधान किया गया है और सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। और ये जो न्यायिक पुनरावलोकन है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन का प्राविधान लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का प्राविधान कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का प्राविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, यानी न्यायिक पुनरावलोकन उसको कहेंगे, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई निर्णय देती है और बाद में ये लगता है कि नहीं, ये निर्णय
सही नहीं है या पर्याप्त तथ्य के अभाव में निर्णय गलत हो गया है तो पुनः उसका सुधार किया जा सकता है। उसी को क्या कहेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन, यानी दोबारा से उसका अवलोकन किया जाएगा, दोबारा से सुनवाई की जाएगी। और ये जो न्यायिक पुनरावलोकन है इसके जनक माने जाते हैं जॉर्ज मार्शल। जॉर्ज मार्शल को न्यायिक पुनरावलोकन का जनक माना जाता है। और आप देखेंगे ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रश्न यहाँ से एक बार पूछा गया था कि निम्न में से कौन कहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग नहीं किया जाता, तो ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है। और देखेंगे न्यायाधीश जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जब रिटायर हो जाएंगे, वो कहीं भी रिटायर होने के बाद किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट यानी भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, वकीली नहीं कर सकते, क्योंकि इनको कानूनी तौर पे संविधान के द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश किसी भी भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है भारतीय संविधान के द्वारा। तो देखेंगे आप इन सभी तथ्यों को ध्यान से देखेंगे, कहीं पे नोट कर लेंगे, अगर नोट नहीं करेंगे तो वीडियो को ध्यान से फिर से देख लेंगे। और इन सारी चीज़ों को अगर आप तैयार कर लेंगे तो यकीनन आपके कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देख सकते हैं इस टॉपिक से संबंधित। तो आज का क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।